नमस्कार। जो चल रही है यूपीएसआई के लिए हिंदी की सीरीज, यह प्रीवियस ईयर्स का इस प्रश्न है और यह व्याख्याओं के साथ है, इसलिए आगे भी पूछा जाएगा। इसको ज़रूर से ज़रूर देखिए। इसमें पहला प्रश्न है, अधजल गगरी छलकत जाए, उक्त मुहावरे के लिए वाक्य बताएं। तो इसका अर्थ बताना है मुहावरे का। तो ऑप्शन है, फूटी हुई गगरी से जल टपकता है। ऑप्शन बी है, आधे जल से भरी गगरी छलकत जाती है। ऑप्शन सी है, कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। ऑप्शन डी, आधे जल से भरी गगरी नहीं ले जानी चाहिए। तो इसमें जो सही है वो है, कम गुण वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। यह एक लोकोक्ति है, लेकिन यहाँ पर मुहावरे के लिए प्रयोग किया गया है। अधजल गगरी छलकत जाए एक प्रकार की लोकोक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल का स्त्रीलिंग बताएं। आपको कमल का स्त्रीलिंग बताना है। तो ऑप्शन ए में है कमलिनी, ऑप्शन बी में है कमली, ऑप्शन सी में है कमलिनी और ऑप्शन डी में है कामले। तो कमल का स्त्रीलिंग होता है कमलिनी, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, सन 2014 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम बताना है। तो उस उपन्यास है उनका मिलजुल मन। ऑप्शन बी है आग की हंसी, ऑप्शन सी है विनायक, ऑप्शन डी है रेहान पर रघु। तो रमेश चंद्र शाह के जो उपन्यास हैं वो हैं विनायक, ऑप्शन सी सही है। और यह वर्ष 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश शाह चंद्र को उनके उपन्यास विनायक के लिए प्रदान किया गया था। वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका को उनके कविता डोगरी की दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा खाली स्थान बड़ी बात लोकोक्ति को पूरा करें। तो इस लोकोक्ति को पूरा करना है तो छोटा मुंह बड़ी बात होती है, ऑप्शन बी सही है। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताना है। तो ब्राह्मण का स्त्रीलिंग होता है ब्रह्मी, ब्राह्मी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी। तो ब्राह्मण का जो स्त्रीलिंग होता है वो ब्राह्मणी होता है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी सही है। यह एक गद्यांश है और एक गद्यांश आता है हर एग्ज़ाम में, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको हम देख लेंगे। भारतीय धर्म में अनेक तथ्यों का वर्णन मिलता है। किसी भी पुराण में अवतारवाद को प्रधान अंग माना गया है। प्रायः सभी पुराणों में अवतार का प्रसंग आया है। कहीं 10 अवतारों की धारणा की पुष्टि हुई है तो कहीं 24 अवतारों की। जैन और बौद्ध धर्म को अपने में आत्मसात करने के उद्देश्य से जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभदेव 24 अवतारों में हुए और बुद्धदेव के 9वें अवतार में। सबसे आश्चर्य और कौतूहल की बात है कि संसार के यही 2 धर्म हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। भारतीय परिपाटी के न मानने पर निर्भर रहा है, बल्कि वेद के मानने या न मानने पर रहा है। इसी कारण सांख्य तथा मीमांसा की गणना नास्तिक दर्शन में होती चली आई है। किंतु जैन और बौद्ध धर्म तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, फिर भी इनके प्रवर्तकों को अवतारों की कोटि में स्थान देना हिंदू धर्म की उदारता तथा सहिष्णुता का द्योतक है। आज भी हिंदू धर्म के कट्टर नेताओं के हृदय और वाणी में संसार के अन्य धर्मों के प्रवर्तकों के प्रति अत्यधिक सम्मान और आदर पाया जाता है। आधुनिक युग में भी अवतारवाद का ही महत्व है, क्योंकि मानव प्राणी में आज भी अवतारवाद पर ही विश्वास है। वैसे हिंदू धर्म में अवतारवाद को ही श्रेष्ठ मानते हैं। हर हिंदू समाज में अवतारवाद के ही ऊपर बल देते हैं, क्योंकि उन्हीं में विश्वास है। तो इससे प्रश्न आए हैं। तो प्रश्न है कि नास्तिक का अर्थ है। तो नास्तिक का अर्थ है, अभी हमने देखा कि जो भगवान को नहीं मानते हैं वे नास्तिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्य तथा मीमांसा की गणना किसमें होती चली आई है। तो सांख्य और मीमांसा की जो गणना है वो नास्तिक धर्म में होती चली आई है। अगला है खाली स्थान और फिर खाली स्थान।
ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं तो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, मुस्लिम, जैन, बौद्ध। तो अभी हमने गद्यांश में देखा कि जैन और बौद्ध धर्म जो है वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहि काल, अलिकली ही सौ विंध्यो आगे कौन हवाल। तो इसमें अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है या विरोधाभास अलंकार है। तो इसमें जो है वो अन्योक्ति अलंकार है। और अन्योक्ति अलंकार जो है वो जहाँ अन्य माध्यम से किसी को बात कही जाती है तो वहाँ पे अन्योक्ति अलंकार होता है। और यहाँ पर जो कहा गया है वो पुष्प की कली के माध्यम से राजा जय सिंह की बात किया गया है, इसलिए यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है, भारत रत्न विभूषित कवि कौन है। भारत रत्न से विभूषित कवि कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, गुलजार, प्रदीप, इनमें से कोई नहीं। तो भारत रत्न से विभूषित कवि जो हैं वो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य जो है वो पहचानना है। तो दूध में कौन पड़ गया, वह सुंदर शोभा धारण कर रहा है, तो वह ऐसे नहीं लिखा जाता है, वो गलत है। वह स्वयं आएगा, वाक्य और वाक्य के भेदों पर प्रकाश डालिए। तो इसमें जो शुद्ध है वो है ऑप्शन सी, वह स्वयं आएगा। यह व्याकरण की दृष्टि से सही है। अन्य विकल्प अशुद्ध हैं। इसके शुद्ध रूप इस प्रकार होंगे, दूध में क्या पड़ गया और उसकी शोभा सुंदर थी, वाक्य और वाक्य भेदों पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है, अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। अच्छा, इसमें कई दिया हुआ है और इसको सही क्रम में लगाना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको। इसमें पहला जो है वो, इसका सबूत जिले के विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले शिलालेख, सिक्के, दुर्गा मंदिर व अन्य वस्तुएं हैं जिनका संबंध समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के शासनकाल में था। उसके बाद बिन ऑप्शन में है कि सिंग्रामपुर में मिले पौराणिक काल के पाषाण हथियार इस बात का साक्ष्य है कि यह स्थान करोड़ों वर्ष पहले से मानव सभ्यता का पालन कर रहा है। ऑप्शन सी में है कि 5वीं शताब्दी में यह पाटलिपुत्र के भव्य एवं शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। ऑप्शन डी में है कि दमोह का इतिहास बहुत प्राचीन है। तो इसमें जो सही होगा वो है पहले डी, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए, नीचे से ऊपर की तरफ है। और यह अनुच्छेद के वाक्य का सही क्रम इस प्रकार है, दमोह का इतिहास बहुत प्राचीन है, सिंगापुर में मिले पौराणिक काल के पाषाण हथियार इस बात का साक्ष्य है कि यह स्थान करोड़ों वर्ष पहले से मानव सभ्यता का पालना रहा है। इसका सबूत जिले के विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले शिलालेख, सिक्के व अन्य वस्तुएं हैं जिनका संबंध समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के शासनकाल में था। नेक्स्ट है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार बताना है, अश्लेष वक्रोक्ति है, काकु वक्रोक्ति है, अतिशयोक्ति है या अन्योक्ति है। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन सी, अतिशयोक्ति। प्रस्तुत पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पर वर्णित किया गया है कि हनुमान जी के पूंछ में आग लग ही नहीं पाई थी कि सारी लंका जल गई और सारे राक्षस जो है वो भाग गए।
जहाँ बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होती है। नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक रहा? तो ऑप्शन ए में है कि 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, बी है 1 से 500 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन सी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, ऑप्शन डी है 1000 ईस्वी से अब तक। तो इसमें जो सही है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल 1000 ईस्वी से अब तक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, तथा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है, ताजमहल खालिस्तान का अद्भुत नमूना है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो ताजमहल चित्रकला का अद्भुत नमूना है, शिल्पकला का अद्भुत नमूना है, स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, या मूर्ति कला का अद्भुत नमूना है? तो ताजमहल जो है वो स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है और इस स्थान पर ताजमहल होगा, रिक्त स्थान पर। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। तो इसमें कृपण का जो विरुद्धार्थी अर्थात विलोम शब्द बताना है। तो तंग दिल होगा, कंजूस होगा, उदार होगा या उधार होगा। तो कृपण का जो विलोम शब्द होगा वो होगा उदार। कृपण का विरुद्धार्थी उदार शब्द होगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द बताना है। इसमें उपार्जित के जो विरुद्ध है वो बताना है, विलोम। तो ऑप्शन ए है कि अर्जित, विसर्जित, अनुपार्जित या सृजित। तो उपार्जित का विलोम होता है अनुपार्जित। नेक्स्ट है, चुनाव क्षेत्रों का पुनः खालिस्तान किया जाना चाहिए। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो चुनाव क्षेत्रों का पुनः परिगणन किया जाना चाहिए, परीक्षालन किया जाना चाहिए, परीक्षण किया जाना चाहिए या परिसीमन किया जाना चाहिए। तो चुनाव क्षेत्रों का पुनः परिसीमन किया जाना चाहिए और वो है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी सही है। और इसका जो परिसीमन है वो चुनाव आयोग करता है। नेक्स्ट है, निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूंट पीते रहेंगे। तो इसमें बताना है कि त्रुटि किस में है। तो अपमान का घूंट, हम कब तक, और ऑप्शन सी है सहते रहेंगे, और ऑप्शन डी है कि पीते रहेंगे। इसमें त्रुटि जो है उसमें वो बताना है, तो वो है अपमान का घूंट। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, सुरभित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की खालिस्तान बनाए रखने का पूर्ण खालिस्तान किया जाए। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें जो खालिस्तान है वो बताना है कि उल्लास की अभय स्थिति बनाए, मनः स्थिति बनाए, या परिस्थिति बनाए या स्थिति बनाए। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन बी, उल्लास की मनः स्थिति बनाए रखने का पूर्ण प्रयत्न किया जाए। यह वाक्य कैसे बनेगा? तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ बताएं। तो चोटी का पसीना एड़ी तक आने का अर्थ क्या है? कूदना, प्रतिदिन कसरत करना, दौड़ना या कड़ा परिश्रम करना। तो इसका जो अर्थ है वो है कड़ा परिश्रम करना। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य पहचानना है। शुद्ध वाक्य, राम और सीता वन को गईं, युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, उसने धीमे स्वर में बताया, उसने कुछ देर से उत्तर दिया।
तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन बी, युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए। ये सही है। हरिपद कोमल कमल से इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार बताना है। इसमें यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है या उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसमें जो है वो उपमा, ऑप्शन बी उपमा अलंकार है। इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। यहाँ हरि भगवान विष्णु के पैरों की तुलना कमल से की गई है, जहाँ पर उपमेय और उपमान में गुण, रूप, गुण आदि के सादृश्य का प्रतिपादन हो, वहाँ उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में से ऐषणा का समानार्थी शब्द बताना है। तो ऐषणा का समानार्थी शब्द क्या है? अभिलाषा है, लोभ है, प्यार है या लालच है? तो ऐषणा का समानार्थी शब्द है अभिलाषा, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, घी खिचड़ी होना। तो घी खिचड़ी होने का इस कहावत का अर्थ बताना है। तो स्वाद बढ़ाना, मकर संक्रांति पर्व मनाना, पौष्टिकता में वृद्धि होना या खूब घुलना मिलना। तो घी खिचड़ी होने का जो अर्थ है वो होता है खूब घुलना मिलना, और वो है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी सही है इसका। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? तो अर्ध कथा है, मेरा जीवन प्रवाह है, चांद सूरज के बीरन है या मेरी आत्मकहानी है? तो वो है अर्ध कथा। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा अर्ध कथा या अर्ध कथानक है। यह आत्मकथा सन 1641 ईस्वी में लिखी गई थी। नेक्स्ट है, नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताना है। नदी का जल ठंडा है का बहुवचन बताना है। तो ऑप्शन ए में है कि नदी का जल ठंडा है, ऑप्शन बी में है कि सभी नदी का जल ठंडा है, ऑप्शन सी है कि नदियों का जल ठंडा है, ऑप्शन डी है कि नदियों का जल ठंडा है। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन सी कि नदियों का जल ठंडा है, यह बहुवचन है। नेक्स्ट है, रेशमिताई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? तो रेशमिताई एकांकी के रचयिता कौन है? रामकुमार वर्मा, रमाशंकर शर्मा रसाल, अमृता प्रीतम या वेद प्रताप वैदिक। तो यह है ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा रेशमिताई एकांकी के रचयिता हैं। और इनकी एक और एकांकी संग्रह है, एकांकी है जो चारुमित्रा जो 1942 में, और विभूति 1945 में, सप्तकिरण 1947 में, रूप रंग 1948 में, रजत रश्मि 1950 में, ऋतुराज 1951 में, दीपदान 1953 में, रिमझिम 1955 में, और इंद्रधनुष 1956 में, और पंचजन्य 1957 में। ये सारी इन्हीं की एकांकियाँ हैं। चारुमित्र, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, रजत रश्मि, ऋतुराज, दीपदान, रिमझिम, इंद्रधनुष और पावजन्य। नेक्स्ट है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। इस उक्ति में अलंकार बताना है। तो इसमें अलंकार जो है वो विभावना है, भ्रांतिमान है, व्यतिरेक है या संदेह है। तो इसमें जो अलंकार है वो है विभावना अलंकार, ऑप्शन ए सही है। देखिए, इसमें जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। और इस पंक्ति में बिना पैर चलना और बिना कान सुनना, बिना कारण ही संपादित हो रहे हैं, तो यहाँ पर विभावना अलंकार होगा। नेक्स्ट है, मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो इस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या संकेतवाचक विशेषण है। तो इसमें जो है वो परिमाणवाचक विशेषण है, ऑप्शन बी सही है। मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ 3.5 मीटर कपड़ा परिमाणवाचक विशेषण के रूप में है, और यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं।
और परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है वहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक होता है, तथा जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञात होता है वहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का सामान्य बहुवचन बताएं। तो पानी का बहुवचन समादर, पानियों, पानी, पानियाँ। तो पानी का जो बहुवचन वो पानी ही होता है, ऑप्शन सी सही है। और दिव्य सूचक वस्तुओं का प्रयोग बहुवचन के रूप में ही किया जाता है। जो दिव्य सूचक शब्द होते हैं उनका प्रयोग बहुवचन में ही किया जाता है। दिए गए विकल्पों में किल्मिष का समानार्थी शब्द है। तो किल्मिष का समानार्थी शब्द क्या है? विषैला, पाप, भयंकर या महाविष। तो वो होता है पाप, ऑप्शन बी सही है। किल्मिष का समानार्थी पाप होता है। नेक्स्ट है, लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताएं। तो इसका बहुवचन बताना है कि लड़के को बुलाओ, तो होगा लड़कों को बुलाओ, ऑप्शन बी है। लड़के को बुलाओ, ऑप्शन सी है। सभी लड़के को बुलाओ, ऑप्शन डी है। लड़कों को बुलाओ, तो इसमें जो सही होगा वो ऑप्शन डी है, लड़कों को बुलाओ, ये बहुवचन है। नेक्स्ट है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो वो पाली भाषा है, प्राकृत है, संस्कृत है या अपभ्रंश है। तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली जो भाषा है वो है अपभ्रंश, ऑप्शन डी सही है। और इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि भारतीय आर्य भाषा के इतिहास में 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य काल को अपभ्रंश काल कहा जाता है। अपभ्रंशों से ही आधुनिक आर्य भाषा हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू और उड़िया आदि का विकास हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? इसमें क्या किसमें गलत है वो बताना है। तो प्रचलित है में है, कथा में है, इसके लिए है या एक प्रमाणिक है। और इसका कथन है कि इसके लिए एक प्रमाणिक कथा प्रचलित है। तो किसमें त्रुटि है ये बताना है। तो इसमें जो त्रुटि है वो है एक प्रमाणिक, ये गलत है। यहाँ पर प्रमाणिक के स्थान पर एक प्रमाणिक होना चाहिए, प्रमाणिक नहीं प्रामाणिक होना चाहिए, एक प्रमाणिक। प्रामाणिकों में आ का मात्रा रहेगा तब सही होगा। नेक्स्ट है, दिल्ली की खाली स्थान एशिया में फिर खाली स्थान रखती है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो दिल्ली की गलियां या दिल्ली की नफासत या धोखाधड़ी या कुतुब मीनार। और एशिया में अद्भुत, अलौकिक, अजीब या विशेष स्थान रखती है। तो इसमें जो सही है वो हो जाएगा कि इसका पूर्ण वाक्य बनेगा, दिल्ली की कुतुब मीनार एशिया में विशेष स्थान रखती है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रोध खाली स्थान का ही एक खाली स्थान रूप है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो इसका जो वाक्य बनेगा वो बनेगा कि क्रोध तामसिकता का ही एक घिनौना रूप है, ऑप्शन बी इस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का काल पहचाने। तो इसमें काल बताना है। तो वर्तमान भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, ऑप्शन सी में है वर्तमान काल, ऑप्शन सी डी में है भूतकाल। तो इसमें जो कदाचित संध्या को पानी बरसे, इसमें संभाव्य भविष्य काल ऑप्शन बी है। और इसके बारे में जानेंगे कि इस वाक्य में संभाव्य भविष्य काल होगा जबकि जब भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ पर संभाव्य भविष्य काल होता है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द बताना है। तो ऊर्जा का समानार्थी शब्द क्या होगा? शक्ति, ईंधन, ऊर्ध्वांग, उदग्र। तो ऊर्जा का समानार्थी शब्द हो जाएगा शक्ति, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि कुछ बच्चे इधर आओ, इसमें विशेषण पहचानिए। तो इसमें विशेषण बताना है।
तो विशेषण है संकेतवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक या परिमाणवाचक। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही है। कुछ बच्चे इधर आओ इस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण है। यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। और संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है वहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तथा जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, और इसके प्रश्न कैसा लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।